हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 11 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 12। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है, 75 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। 150 नंबर का दोस्तों ये पेपर है वो रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दोस्तों ये मैथमेटिक्स यानी कि गणित और रीजनिंग के और स्टैटिस्टिक्स के दोस्तों कुल 10 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। हिंदी के 5 और 5 इंग्लिश के, तो 10 प्रश्न ये यानी कि 20 प्रश्न ये पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 5-5 तीनों के। और स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से संबंधित दोस्तों 15 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी पैटर्न के अनुसार अपन ये पेपर है वो हल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर का भाग है भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न। सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, मध्यम व्यायोग दूता घटोत्कच बालचरित और चारुदत्तम नाटक के लेखक कौन थे? मध्यम व्यायोग दूता घटोत्कच बालचरित और चारुदत्तम नाटक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन थे? तो दोस्तों वो है, इसमें देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो भास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? भास, यहाँ पर इसमें याद रखना है। ठीक है, भास ने दोस्तों मध्यम व्यायोग दूता घटोत्कच बालचरित और चारुदत्तम नाटक के लेखक हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भास। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दोस्तों, सूची फर्स्ट में इमारत है और सूची सेकंड में वास्तुकार है। देखिए, हुमायूं का मकबरा, दोस्तों हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों वो था मिर्जा ग्यास। कौन था? मिर्जा ग्यास। और आगरे का किला का जो वास्तुकार है वो कौन था? वो था दोस्तों कासिम खां। कौन था? कासिम खां। और ताजमहल का दोस्तों वास्तुकार है वो कौन था? तो वो था दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल का वास्तुकार था। और फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था वो था दोस्तों बहाउद्दीन। क्या कौन था? बहाउद्दीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, देखिए 1-4-3-2 1-4-3-2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, चिन्हहाट का युद्ध कब हुआ था? चिन्हहाट का युद्ध है वो दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 30 जून 1857 को। 30 जून 1857 को दोस्तों ये चिन्हहाट का युद्ध हुआ था। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ये युद्ध है, ये भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य यह युद्ध हुआ था। दोस्तों भारतीय सेना का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेनरी लॉरेंस कर रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों ब्रिटिश सेना को पराजय मिली थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर को क्या हो जाएगा? दोस्तों 30 जून 1857 को चिन्हहाट का युद्ध हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र का समाज सुधारक है जो लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाराष्ट्र का समाज सुधारक जो लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, गांधी राइज टू पावर पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों बताइए, गांधी राइज टू पावर पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक है वो दोस्तों जूडिथ ब्राउन के द्वारा लिखी गई। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जूडिथ ब्राउन के द्वारा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मीणाओं की लूटमार एवं उपद्रवों से परेशान होकर भारत सरकार ने किस वर्ष में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया था? बताइए दोस्तों, मीणाओं की लूटमार और उपद्रवों से परेशान होकर भारत सरकार ने दोस्तों 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया था। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों। और जयपुर राज्य ने वर्ष दोस्तों 1930 में जयराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित है वो कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में किस इतिहासकार ने कहा कि दोनों पक्षों के वीरों ने लड़ाई में जान सस्ती और इज्जत महंगी कर दी? बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में किस इतिहासकार ने कहा कि दोनों पक्षों के वीरों ने लड़ाई में जान सस्ती और इज्जत महंगी कर दी? किसने कहा था ऐसा? तो दोस्तों ऐसा कहा था अबुल फजल ने। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे पुरुष वीरता से लड़े वैसे ही हाथी भी वीरता से लड़े। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एकीकरण के प्रथम चरण यानी कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में किया गया था? मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से दुर्ग में किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लोहागढ़ दुर्ग में। कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराना का दोस्तों इसमें विलय किया गया था पहले चरण में मत्स्य संघ में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, शूद्र मुक्ति महेंद्र कुमार और मदन पराजय नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? शूद्र मुक्ति महेंद्र कुमार और मदन पराजय नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये पुस्तकें हैं ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, बूंदी प्रजामंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बूंदी प्रजामंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ऋषिदत्त मेहता ने वर्ष 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऋषिदत्त मेहता ने वर्ष 1944 में दोस्तों बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा देखिए, बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष हरिमोहन माथुर को बनाया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कांतिलाल की अध्यक्षता में की गई। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। 1931 में हुई थी दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, 1936 यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में की गई थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि 1931 आना चाहिए था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नित्यानंद सागर और ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार करके प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अपने को यहाँ पर क्या था, सत्य नहीं है वो बताना था। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो सत्य नहीं है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग में मुस्तफाबाद नामक एक कोट का निर्माण करवाया था? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग में मुस्तफाबाद नामक एक कोट का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन दुर्ग में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गागरोन के दुर्ग में। कहां पर है? झालावाड़ में। ठीक है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ही बना हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कोटा में दशहरे मेले का प्रारंभ किया था? दशहरे मेले का प्रारंभ दोस्तों किसने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उम्मेद सिंह ने। दोस्तों कोटा के दशहरे मेले की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1895 ईस्वी में महाराव उम्मेद सिंह ने दोस्तों इस मेले का प्रारंभ किया था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अश्विन माह की शुक्ल दशमी यानी कि विजयादशमी के दिन कोटा में दोस्तों दशहरे का मेला लगता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पगड़ी का आभूषण नहीं है, बताइए पगड़ी का आभूषण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए, बालाबंदी है, लटकन है, उपरनी है, लेकिन डगला डगला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पगड़ी के आभूषण है दोस्तों तुर्रे, सिरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, ये क्या है, ये दोस्तों पगड़ी के आभूषण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने, चरी नृत्य का। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये चरी नृत्य है, यह गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। और कहाँ पर किया जाता है अधिकतर, तो ये दोस्तों किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फतेह फल्गुबाई का नाम तो सुना ही होगा, वो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोक देवता तेजाजी के मुख्य पूजा स्थल के रूप में नहीं जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोक देवता तेजाजी के मुख्य पूजा स्थल के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए बांसी दुगारी बूंदी में, बावता अजमेर में, सेंदरिया अजमेर में। ये तीनों स्थान है वो दोस्तों तेजाजी से संबंधित है। लेकिन आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में तो दोस्तों किसका मंदिर है, देवनारायण जी का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तेजाजी से संबंधित मुख्य स्थल नहीं है, यानी कि मुख्य पूजा स्थल के रूप में नहीं जाना जाता। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अपन भाग 2 के अंदर करंट अफेयर्स से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। करंट अफेयर से संबंधित, जिसमें राजस्थान के करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे और भारत के करंट अफेयर के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है, बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये लॉन्च किया है आरबीआई ने। किसने, आरबीआई ने। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, इसरो द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से शुरू किया गया। इसरो द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से शुरू किया गया। दोस्तों ये शुरू किया गया दोस्तों कहाँ से, दोस्तों ये लद्दाख के लेह में शुरू किया गया है, लद्दाख के लेह में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेह में शुरू किया गया है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों कहाँ स्थापित किया जाएगा ये, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने जीता है, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ये जीता है दोस्तों मेडिसन कीज ने। ठीक है, याद रखना दोस्तों मेडिसन कीज। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ की है, तो ये अमेरिका की है। तो ये इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के तहत भारत का स्थान कौन सा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के तहत भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो स्थान है वो इसमें कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें भारत का स्थान दोस्तों 85वां नंबर है। ठीक है, 85वां नंबर का। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एन प्राउड का पूर्ण रूप क्या होगा। दोस्तों एन प्राउड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों न्यू प्रोग्रामिंग फॉर रिमूवल ऑफ
अनयूज्ड ड्रग्स, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें न्यू प्रोग्राम ऑफ रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, लाडेसर अभियान से संबंधित कथनों में असत्यता का चयन करें। लाडेसर अभियान से संबंधित कथनों में असत्यता का चयन करना है, तो दोस्तों असत्यता का अपने को क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2025 को हुआ। दोस्तों इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2025, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका जो शुभारंभ है, लाडेसर अभियान का शुभारंभ दोस्तों 13 जनवरी 2025 को किया गया था इसका शुभारंभ। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों? 13 जनवरी 2025 को इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है, तो अपना पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू किया गया है, बिल्कुल सही बात है। 5300 कुपोषित एवं 883 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु भामाशाहों के सहयोग से लाडेसर किट का वितरण है वो करवाया जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और देखिए लाडेसर खिचड़ी के लिए 250 ग्राम चना दाल, 250 ग्राम मोठ दाल और 1 किलोग्राम चावल प्रदान किए जा रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों इसमें पहला नंबर का ही असत्य है। 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। तो 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का इसमें 15वां स्थान रहा। ठीक है, 15वां स्थान राजस्थान का रहा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, तरल नत्रजन भंडारण हेतु राजस्थान के कितने जिलों के लिए साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया? बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए तरल नत्रजन भंडारण हेतु राजस्थान के कितने जिलों के लिए साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए कितने? तो दोस्तों 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण हेतु 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण है वो 12 फरवरी 2050 को किया गया था, सॉरी 12 फरवरी 2025 को। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें देखिए, सूक्ष्म का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? बताइए सूक्ष्म का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल या विशाल, तो यहाँ पर इसमें स्थूल दे रखा है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। दोस्तों राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये अहिल्या शब्द है वो गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों अहल्या। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पास शब्द का अर्थ नजदीक है, तो पास शब्द का अर्थ होगा दोस्तों, पास शब्द का अर्थ नजदीक है, तो पास शब्द का अर्थ है वो क्या होगा दोस्तों? इस पास का तो मतलब क्या होता है, नजदीक, और ये जो पास है इसका मतलब होता है दोस्तों बंधन। क्या होता है? बंधन। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंधन। आगे देखिए, किस विकल्प में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो दोस्तों अभी उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास में दोस्तों अभी उपसर्ग इसमें अभी प्लस आस, इसमें देखिए अभीप्सित
इसके अंदर दोस्तों अभी प्लस इप्सित हो जाएगा इसका, और अभ्यागत में दोस्तों हो जाएगा अभी प्लस आगत। और यहाँ पर दोस्तों अभीत, अभीत के अंदर दोस्तों अ प्लस भीत, तो इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, खराटा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? खराटा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो दोस्तों इसमें खर धातु और आटा प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें आटा प्रत्यय, यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपने इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट टेंस ऑफ, टेंस फ्रॉम, यानी कि अपने को टेंस का प्रयोग करते हुए यहाँ पर सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों इसमें देखिए आई एम श्योर आई देम एट द पार्टी लास्ट नाइट, आई एम श्योर आई देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें आई एम श्योर आई, आई दोस्तों इसमें सो आएगा, सिर्फ सो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा इसमें, आई एम श्योर आई सा देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। शब्द दे रखा है दोस्तों परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिवर्तन को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एनफोर्समेंट। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। दोस्तों अपने को खालिस्तान के अंदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। देखिए 2 खालिस्तान दे रखे हैं, टुडे कंप्यूटर वायरस स्प्रेड ए डिजिंग स्पीड वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेंटेंस दे रखा है, टुडे कंप्यूटर वायरस स्प्रेड ए डिजिंग स्पीड वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें इसमें आएगा 8 ए और फिर बाई वे, ठीक है। यहाँ पे 8 और बाई का प्रयोग है वो दोस्तों इसमें होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस देखिए, आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सेड भावेश टू द रिसेप्शनिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, भावेश टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही लाइक्ड हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में बना लेता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वूवेन दिस कारपेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दीज कारपेट्स हैव बीन वोवेन बाय द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का भाग है जिसमें अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्विसंकर संकरण में F2PD में प्राप्त पौधों का जीनोटाइप है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्विसंकर संकरण में F2PD में प्राप्त पौधों का जीनोटाइप है, तो दोस्तों वो क्या है, तो वो है दोस्तों 9:3:3:1। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे ब्यूटेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एल्डिहाइड। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, 20 केजी के द्रव्यमान की वस्तु यदि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है।
बताइए, 20 केजी के द्रव्यमान की वस्तु यदि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। कैसे निकालेंगे? गतिज ऊर्जा का सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, के ई, यानी कि गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र है। तो यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर कितना दे रखा है? एम। एम का हो जाएगा दोस्तों इसमें 20। ठीक है, और वी स्क्वायर, वी कितना है? वी है 5। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों 2 इंटू 20 का 5, 20 और 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो इसको दोस्तों काट के मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 20 इंटू 25, तो 20 इंटू 25 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 500। 500 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 250। तो 250 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, अंगों की गति के लिए संकुचन एवं शिथिलन के लिए उत्तरदायी उत्तक है। तो वो कौन सा उत्तक है? बताइए। अंगों की गति के लिए संकुचन एवं शिथिलन के लिए उत्तरदायी उत्तक है, तो वो है पेशी उत्तक। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पेशी उत्तक। आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत के अपक्षय के प्रमुख कारणों में से एक है। ओजोन परत के अपक्षय के प्रमुख कारणों में से एक है, तो वो कारण कौन सा है? तो वो कारण है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और उसके हटाने को विवेचित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो वो है अनुच्छेद, कौन सा? अनुच्छेद 75A। अनुच्छेद 75A इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्यों में से असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्यों में से असत्य कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि असत्य कथन है वो दोस्तों कौन सा है। तो देखिए, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंचायती राज चुनावों के लिए उचित प्रावधान करना, पंचायती राज चुनाव के लिए दोस्तों उचित प्रावधान करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये पहला ही है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों हेतु चुनाव का संचालन करना भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, ये पंचायती राज चुनाव का तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का लेना देना है इसमें, ये इसमें दोस्तों गलत दे रखा है। ठीक है, पहला ही कथन। और संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल चुनावों का संचालन करना, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, मतदाता सूची को तैयार करने का निर्देश देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव हेतु उचित प्रबंधन नहीं करता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद है और सूची सेकंड में क्या है? प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए अनुच्छेद 83। बताइए, अनुच्छेद 83 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो है दोस्तों इसमें। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 85 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और अनुच्छेद 84 में क्या है? अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यता है। ठीक है, तो ये 84 में ये हो गया 3। और अनुच्छेद 93 है, इसमें लोकसभा सदस्य अपने में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ये अनुच्छेद 93 में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य अधिकार लोकसभा को प्राप्त है? बताइए कौन सा अधिकार लोकसभा को प्राप्त है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए इसमें धन विधेयकों को पेश करना बिल्कुल सही है, ठीक है, धन विधेयकों को पेश करना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना, तो ये गलत हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना, तो ये गलत हो जाएगा। ये लोकसभा से संबंधित नहीं, ये शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है किसे, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देखिए भाग 7 के अंदर अब अपन राजस्थान भूगोल से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है? तो कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.4% या 10.41%, एक ही बात है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है राजस्थान में? तो देखिए पवनानुवर्ती, बरखान, इंशेलबर्ग, पैराबोलिक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में इंशेलबर्ग प्रकार के दोस्तों बालू का स्तूप है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, माही नदी का जल विलय होता है। बताइए माही नदी का जल विलय कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये होता है खंबात की खाड़ी में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 576 किलोमीटर है और ये दोस्तों मेहंत झील, अमरोरू की पहाड़ियां, मिंडा स्थान, धार जिला मध्य प्रदेश से दोस्तों इसका उद्गम होता है। राजस्थान में ये 171 किलोमीटर है वो दोस्तों बहती है, ये भी याद रखना। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग न्यूनतम था? 0 से 6 आयु वर्ग न्यूनतम था, तो ये था दोस्तों राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों झुंझुनू का, ठीक है। ये 888 है शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का न्यूनतम था? तो दोस्तों वो है झुंझुनू का। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है वो दोस्तों 888 और झुंझुनू का है दोस्तों, जो ये जिलेवार पूछा है ना, तो झुंझुनू का है 837, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? प्रथम सौर ऊर्जा नीति ये दोस्तों कब जारी की गई? तो ये 19 अप्रैल 2011 को 19 अप्रैल 2011 को जारी की गई है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 8 के अंदर स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य विशेषता कौन सी है जो छात्रों के समग्र विकास में मदद करती है, न केवल अकादमिक बल्कि व्यक्तिगत, मानसिक और शारीरिक विकास में भी? शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य विशेषता कौन सी है जो छात्रों के समग्र विकास में मदद करती है, न केवल अकादमिक बल्कि व्यक्तिगत, मानसिक और शारीरिक विकास में भी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, बताइए?
तो वो है दोस्तों छात्रों का समग्र विकास, छात्रों का समग्र विकास। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य विशेषता छात्रों का समग्र विकास है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? बताइए कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें विद्यालय का संगठन, गतिविधियों की योजना बनाना, आलेखन, तो दोस्तों ये सभी कार्य हैं, ये शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एबीसी सही उत्तर का अपने को चयन करना था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एबीसी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य है? बताइए डाइट का उद्देश्य कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, डाइट का उद्देश्य यहाँ पर है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ डाइट का उद्देश्य। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, ठीक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में ग्राहक केंद्रित सिद्धांत का क्या मतलब है? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में ग्राहक केंद्रित सिद्धांत का क्या मतलब है? तो दोस्तों ग्राहक केंद्रित सिद्धांत का क्या मतलब है? तो दोस्तों वो मतलब है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों शिक्षा को छात्रों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार केंद्रित करना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान राज्य को कितने पीएमई विद्या डीटीएच टीवी चैनल आवंटित किए गए हैं? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान राज्य को कितने पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल आवंटित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 चैनल हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये चैनल कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री प्रसारित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उपयुक्त अर्थ क्या है? बताइए सीसीई का उपयुक्त अर्थ क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका जो उपयुक्त अर्थ है वो है शैक्षिक और सह शैक्षिक के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक कौशल का मूल्यांकन। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार को किस प्रकार की विशेष शैक्षिक सामग्री का प्रसारण किया जाता है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार को किस प्रकार की विशेष शैक्षिक सामग्री का प्रसारण किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शिल्प कला और रचनात्मक गतिविधियां। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई थी। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है, ठीक है। विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा के तहत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है? आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा के तहत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आरटीई अधिनियम की धारा 25 के अनुसार दोस्तों छात्र शिक्षक का अनुपात है वो उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर इसमें धारा 25, 4 नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है? बताइए कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर
दूसरों के संवेग को पहचानना, परानुभूति, सांवेगिक प्रबंधन, सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये बुद्धि के घटक हैं। लेकिन यहाँ पे बुद्धि का घटक नहीं है पूछा है, तो वो है संवेगात्मक बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति स्वयं की मनोदशा को समझ पाते हैं, जबकि दूसरों की मनोदशा को समझने में असफल होते हैं। यहाँ पर इसमें ये अपना 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करने वाला कथन कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही से यानी कि सही ढंग से प्रकट करने वाला कथन कौन सा है? तो दोस्तों वो सही कथन है वो कौन सा है? तो वो है इसमें शिक्षा को शिक्षा को दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना, ये सही कथन है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार समायोजन की प्रक्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सीखने की प्रक्रिया। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित क्या विशेषताएं देखी जाती है? किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित क्या विशेषताएं देखी जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें आत्मसम्मान और आत्म चेतना का विकास। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, पियाजे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पियाजे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें एक ही कथन सही है और वो है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं और समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर रीजनिंग और गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 रोमन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित की गई है। चित्र में पासे की 2 स्थितियां को दिखाया गया है। संख्या 6 के विपरीत आने वाली रोमन संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 6 के विपरीत आने वाली रोमन संख्या है वो अपने को यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखिए 3 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 3 फिर क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे पहले 5 आएगा, फिर आएगा 4 और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोस्तों इसके सामने 2 और फिर आएगा दोस्तों ये 5, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके विपरीत आने वाली संख्या है वो कौन सी है, वो अपने को बताना है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर देखिए 3 के जस्ट टच में यहाँ पे 5 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 3 के जस्ट टच में है वो दोस्तों 5 है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये 7 वाली सतह पर ही है दोस्तों 5, ठीक है। और 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है, 4 भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 2 भी नहीं हो सकता तो 5 भी नहीं हो सकता, तो 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपने पास में क्या बचा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत है वो दोस्तों 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये 3 इधर आ गया तो ये ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पासे के विपरीत फलक इस प्रकार होंगे यहाँ पे। तो 3 के विपरीत दोस्तों 1 और 4 है वो हो सकते हैं, 1 और 4 है वो हो सकते हैं। 5 के विपरीत दोस्तों 1 और 4 है वो हो सकते हैं, अपन ज्ञात नहीं कर सकते। और दोस्तों 6 के विपरीत है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 के विपरीत आने वाली रोमन संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो है इसमें 2। यहाँ पर 2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, यदि RIC के ET शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? दोस्तों देखिए क्रम से लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे C, फिर E, फिर I, फिर K, फिर R और फिर T, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए CDEFG नहीं है, EFGH नहीं,
आई जे के आर एस टी, नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर के, सॉरी, इसके अंदर देखिए कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आर, आर आई सी के ई और टी, ये था शब्द, ठीक है। तो एक तो के का स्थान ऐसे कैसे रहेगा और एक टी का स्थान है वो ऐसा कैसा रहेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और इंटू और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीधा सा है दोस्तों, 99 भाग को इंटू से कर देंगे तो यहाँ पर इंटू 41, प्लस और माइनस को आपस में बदल देंगे तो माइनस 208, इंटू को किस में बदलेंगे, भाग में, तो यहाँ पर भाग 2, माइनस को किस में बदलेंगे, प्लस में, ये 35। बस यही है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 99 इंटू 41 माइनस 208 भाग 2 प्लस 35। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भाग देंगे, बोडमास वाला नियम लगेगा। तो 208 में दोस्तों आप भाग दोगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 104। 99 इंटू 41 करोगे तो कितना आ जाएगा, याद आएगा दोस्तों 4059। कितना आ जाएगा, 4059 माइनस 104 प्लस 35, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसमें देखिए 4059 में से 104 गए, ठीक है। तो कितना बचा, 3955। 3955 में 35 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3990। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 69 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 60, 45, 32, 21, आगे क्या आएगा। तो दोस्तों 60 और 45 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है, ठीक है। और 45 और 32 में कितने का अंतर है, तो दोस्तों 13 का अंतर है। और यहाँ पर देखिए 32 और 21 में कितने का अंतर है, तो 11 का अंतर है। तो दोस्तों 2-2 का गैप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 11 में से भी 2 कम कर लीजिए, कितना, 9। तो 21 में से 9 गए तो कितना बचा, तो दोस्तों वो बचा कितना, 12। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गोले की त्रिज्या r एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है। इन दोनों ठोसों का कुल आयतन 7/3 SR क्यूब है। यदि h बेलन की ऊंचाई है तो h/r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 सूत्र आपको लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले गोले का आयतन का सूत्र लगेगा, कौन सा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, एक सूत्र तो यह लगेगा। दूसरा लगेगा दोस्तों लंबवर्तीय बेलन का आयतन, और उसका सूत्र है दोस्तों पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और तीसरा लगेगा दोस्तों दोनों का कुल आयतन। तो दोनों का कुल आयतन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला आप सूत्र लगा लीजिए, आपका ये पाई है, एस नहीं है, ठीक है, पाई r क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी आप सूत्र तो मैंने बता ही दिया, काटा पेटी आप कर लेना। यहाँ पे देखिए, यदि 2x माइनस वाई बराबर 27 तथा 2x प्लस वाई बराबर 243 है तो x माइनस 4y बराबर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 27 को अपन दोस्तों यहाँ पर 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का क्यूब है वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समीकरण बनेंगे, यहाँ पे 2 समीकरण बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक तो बनेगा दोस्तों, यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये 3 कर लेना इसको, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो ये हो गया, तो इसको अपन आगे लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई, तो इसको भी दोस्तों 3 कर लेना, ठीक है,
3x प्लस वाई। तो यहाँ पर 243 दे रखा है, तो 243 किसका क्यूब है, सॉरी ये 3 की घात 5 हो जाएगा इसका। तो यानी कि x प्लस वाई 5 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो बस यहाँ पर 5 और 3 8, तो यानी कि 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। ये यहाँ पर देखिए जीवन काल घंटों में दे रखा है, और बारंबारता दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो इसमें वही सूत्र लगेगा जो आप अभी तक लगाते आ रहे हैं, बहुलक वाला, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें वो सूत्र लगेगा 1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 60 प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0, तो F1 कितना है दोस्तों, F1 इसमें हो जाएगा 61। ठीक है, F1 हो जाएगा दोस्तों इसमें 61, और F0 हो जाएगा दोस्तों इसमें 52। F0 क्या हो जाएगा इसमें 52। ठीक है, ये देखिए F1 यहाँ पे 61, F0 दोस्तों यहाँ पे 52, और F2F1। ठीक है, तो यहाँ पर बटे 2F1 यानी कि 2 इंटू 61। ठीक है, 2 इंटू 61 माइनस दोस्तों F0 कितना है 52, माइनस F2 कितना है 38, ये 38। ठीक है, बस, और इंटू 20 कर लेना। इसको काटोगे तो आपको दोस्तों राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे बहुलक जीवन काल है वो दोस्तों 65.625 घंटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 625 पॉइंट सॉरी 65.625 घंटे, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए दोस्तों बहुपद दे रखा है 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x स्क्वायर प्लस k प्राप्त होता है, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों ये जो यहाँ पर ये दे रखा है ना 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, इसको इसमें दोस्तों भाग देंगे अपन किसका 4x प्लस 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा तो वो आएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 2r और 1/2 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा दोस्तों यहाँ पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे r त्रिज्या है, l है वो क्या है तिर्यक ऊंचाई है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिखेंगे पाई आर 2r इंटू 1/2 प्लस पाई 2r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पाई आर 4r प्लस 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दाई अंक का दुगुना है, यदि अंकों को बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन को उठा के कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मैंने उठा लिया, मान लीजिए 36। अब यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दाई के अंक का दुगना है, बिल्कुल सही बात है। इकाई का अंक है वो दोस्तों दाई के अंक का दुगना है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यदि अंकों को बदलकर लिख दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर बदलकर लिख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।